Hello and welcome back to our channel Commerce Nation Learn with Confidence. I'm Avantika and I hope you guys are doing well. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे प्रैक्टिस पेपर के सीरीज को और आज हम सॉल्व करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के मॉडल पेपर 7 को. ठीक है, हम सब अगर बात करें नंबर्स ऑफ क्वेश्चन की तो हम सब जान रहे हैं कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन टोटल 50 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे इकोनॉमिक्स से, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारा पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, क्या है? द इकोनॉमिक रिफॉर्म वर इंटेंडेड टू टेक इंडियन इकोनॉमी इनटू 3 स्पेसिफिक डायरेक्शन विच आर. यानी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हमने लिया था इंडियन इकोनॉमी ने वो 3 स्पेसिफिक डायरेक्शन में लिया था, वो क्या है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा है LPG. आप सब जानते भी होंगे, जिसमें से हम जानते हैं कि L स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, यानी L का मतलब होता है लिबरलाइजेशन. P स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, और G स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, अगर हम बोले कि कब इंडिया ने अडॉप्ट करा था तो 1991 में इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करा था. उस टाइम अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो उस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी. हमने इसको लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा है, मनमोहन सिंह. और अगर प्राइम मिनिस्टर पूछे तो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे PV नरसिम्हा राव. ठीक है, चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1. इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था? हमारा ऑप्शन नंबर A. क्या था हमारा? ऑप्शन नंबर A. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि कौन सा हमारा करेक्ट पेयर है. क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड हमने लास्ट क्लासेस में भी लेक्चर्स करे हैं, लास्ट लेक्चर्स में भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करा है. तो अगर देखें तो पहला क्या है? APC कैन हैव वैल्यू इक्वल टू 1. ठीक है, APC ऑलवेज ग्रेटर देन APS ऑलवेज ग्रेटर देन 0, MPC कैन बी ग्रेटर देन 1, MPS कैन बी नेगेटिव. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. एक बार फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ क्या क्या होता है. तो जो MPC है आपका, जो MPC है वो आपका 0 और 1 के बीच में रहता है. क्या रहता है? 0 और 1 के बीच में रहेगा. और अगर MPS की बात करें तो MPS आपका क्या होगा? MPS भी 0 और 1 के बीच में ही रहेगा आपका. ठीक है, अगर बात करें APC नेगेटिव वगैरह ये सब नहीं हो सकता हमारा MPC और MPS. ठीक, अगर हम बात करें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की यानी APS की बात करें तो APS हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता, कभी भी हमारा APS 0 नहीं हो सकता और कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता. यानी APS कभी भी हमारा 1 से कम कैन नेवर बी लेस देन 1, यानी APS हमारा कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता है. ठीक है, चलो, या 1 हो सकता है या 1 से ज्यादा होगा हमारा. ठीक है, अगर देखें APS की बात करें तो APS क्या है? हमारा नेगेटिव हो सकता है और APS कैन नेवर बी 1, APS कभी भी 1 नहीं हो सकता और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता. यानी APS हमारा कभी भी 1 नहीं हो सकता और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता हमारा APS. ठीक है, ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लेना. इससे अलावा इससे आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. APC APS क्यों होता है हमने इसको डिटेल में डिस्कस करा है. अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो कॉमर्स नेशन के ऐप को डाउनलोड करके. अगर आप समझ लोगे ना तो भी आपके लिए ईजी रहेगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट होता है इस कैलकुलेटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट, यानी किसके द्वारा हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को कैलकुलेट करते हैं. क्या वो हमारा अकोमोडेटिंग है, क्या ऑटोनॉमस या यूनिलैटरल या नन ऑफ दिस. तो जो हमारा करंट है वो क्या है? हमारा ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन. यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर कोई भी डेफिसिट आता है तो वो हम कैलकुलेट कैसे पता करते हैं कि डेफिसिट है या सरप्लस या क्या भी है. तो क्या होता है? वो होते हैं हमारे ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन. अगर आपसे पूछा जाए ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं तो वो ट्रांजैक्शन जो नॉर्मल हम प्रॉफिट मोटिव से करते हैं, जो प्रॉफिट मोटिव के पर्पस से किया जाता है, उन ट्रांजैक्शंस को हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन. ठीक, अगर
पूछा जाए कि अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, यानी अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन जो हम हमारे डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए, यानी ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन के बाद अगर कोई डेफिसिट आ रहा है हमारे अकाउंट में, तो उस डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन करा तो उसको हम क्या कहेंगे, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है, तो स्टेटमेंट 1 है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कॉजिंग नॉइस and atmospheric pollution during the manufacturing process is an example of externality। यानी कोई मैन्युफैक्चर करने का प्लांट है, ठीक है, जो क्या नॉइस क्रिएट कर रहा है, नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान, उसको हम एक्सटर्नलिटी कहते हैं। तो हाँ, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। एक्सटर्नलिटी अगर देखा जाए तो एक्सटर्नलिटी क्या होता है कि जो भी हम प्रोसेस करते हैं या जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस, फैक्ट्री के प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, या जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं जिससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई हार्म हो, लेकिन उसके बिहाफ में कोई पेनाल्टी आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, या कोई भी चार्ज आपसे नहीं किया जा रहा है तो उसको हम एक्सटर्नलिटी कहते हैं। एक्सटर्नलिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे देखें तो नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ये अच्छी एक्सटर्नलिटी नहीं है हमारी, यानी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे एटमॉस्फेयर पे पड़ेगा, जिसके वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है उनको कोई पेनाल्टी उन पर चार्ज नहीं किया जा रहा है, तो ये कैसा हमारा नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हो गया। ठीक, वहीं अगर देखो तो जो गवर्नमेंट होता है, जो गवर्नमेंट है, अगर उसने कोई पार्क बनवा दिया, पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने खर्चा करा, तो अगर देखो तो जनरल जो पार्क है, क्या उसमें आप पैसा देते हो, क्या कोई फी देते हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं देते आप। लेकिन देखा जाए तो वो एक वेलफेयर के लिए किया गया, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, एक एक्टिविटी हुआ, तो वो हमारा किस हिसाब का एक्सटर्नलिटी हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो जाएगा। तो यानी स्टेटमेंट 1 तो हमारा ट्रू है। स्टेटमेंट 2 देखें तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी रिड्यूसेस वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, यानी अगर देखें तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्या होता है, वो हमारे इकोनॉमी के वेलफेयर को कम करता है। तो यानी हमारी दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, ट्रू हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी स्टेटमेंट, अगेन हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है हमें ये बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, तो सोलर पावर इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सोलर पावर है वो हमारा कैसा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या, नहीं, तो सोलर पावर हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगर, तो नेचुरल गैस इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये गलत है। हमारा ये जो सोलर पावर है वो हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और जो नेचुरल गैस है वो हमारा कैसा है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे गलत हो जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो द डेवलपमेंट ऑफ डैश, द डेवलपमेंट ऑफ डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल टू इंडियन इकोनॉमी, यानी कॉलोनियल रूल का एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था किसका, डेवलपमेंट, तो हम सब जानते हैं रेलवेज का। अगर आपसे बोला जाए रेलवेज कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1850 में रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए पहला रेलवे कब चला था, तो 1853 में फर्स्ट ट्रेन चला था, कहाँ था, कहाँ से कहाँ तक, तो बॉम्बे टू थाने। ठीक है, बॉम्बे टू थाने चला था कब, 1853 में। इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 1850 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, वेट अ मिनट, लेट मी जूम इट आउट। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। असर्शन क्या है देख लेते हैं, तो टेलीविजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। जो टेलीविजन है वो हमारा एग्जाम्पल है किसका, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स का। तो नहीं, ये असर्शन तो पहले ही गलत हो गया भाई टीवी इतना भी खराब नहीं आता। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वैसे गुड्स होते हैं, वैसे कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर द्वारा यूज किए जाए और जिसकी ड्यूरेबिलिटी या तो 1.5 साल या 2 साल तक का हो।
ठीक है। तो क्या टेलीविजन तो ड्यूरेबल गुड्स के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि भाई 4-5 साल 6 साल तो आराम से चल जाता है। रीजन देखें तो इट कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर रिपीटेडली एंड इज ऑफ अ रिलेटिवली हाई वैल्यू, यानी जो टेलीविजन है उसको हम सेवरल ईयर तक रिपीटेडली यूज कर सकते हैं और इसका जो वैल्यू भी होता है वो कैसा होता है, हाई होता है। तो रीजन हमारा सही है, असर्शन हमारा गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगेन हमारा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन क्या है, रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग, यानी सार्क हो गया आपका, एशियन हो गया, G8 हो गया, ये जो रीजनल और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं ये फॉर्म किए गए ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस बाय द नेशन सच एज इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, यानी जो भी हमारे नेशंस थे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, इनके जो भी डेवलपमेंटल प्रोसेस थे उसके दौरान में इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो ये स्टेटमेंट हमारे सही है। ये बेसिक देखो, जो अड़ोस पड़ोस के ग्रुप्स हैं हमारे, जो ग्रुप्स कह रहे हैं कंट्रीज हैं, उनका एक एसोसिएशन आप बोल लो, उनका एक ग्रुप होता है, ठीक। नेक्स्ट देखें क्या रीजन है, तो नेशन वांटेड टू स्ट्रेंथन देयर ओन डोमेस्टिक इकोनॉमी। अगर देखें तो इसका रीजन क्या होता है, अपना जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसके पावर को, उसके डेवलपमेंट को क्या करना है, स्ट्रेंथन करना, ये इसका रीजन होता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी हमारे रीजन और असर्शन दोनों सही है। इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस भी 2-3 बार पूछे जा चुके हैं आपको ये क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी इसमें से कौन सा हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, ठीक। यानी रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, वैसे रिसिप्ट जो किस नेचर के होते हैं, जो रेकरिंग नेचर के होते हैं, जो ना सरकार के एसेट पे इफेक्ट डाले, ना सरकार के लायबिलिटी पे इफेक्ट डाले, उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। तो इसमें से कौन सा हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, तो रिकवरी ऑफ लोन, फॉरेन ग्रांट्स, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, वेल्थ टैक्स। तो जो हमारा नहीं है वो क्या है, हमारा रिकवरी ऑफ लोन, यानी अगर सरकार ने कोई लोन दिया था किसी को, वो क्या हो गया, रिकवर हो गया, यानी सरकार का वापस हो गया वो लोन, सरकार ने जिसको दिया था वो सरकार का कर्ज वापस कर दिया, तो वैसा रिसिप्ट क्या होगा, ये कैपिटल रिसिप्ट होगा। ये क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट। क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए तो सरकार का एक एसेट क्या हो गया, कम हो गया, क्या हो गया, सरकार का एक एसेट कम हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है देख लेते हैं। तो असर्शन क्या है हमारा, सस्टेनेबिलिटी इज अ पैराडिग्म फॉर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर in which environmental, societal and economic consideration are balanced in the pursuit of an improved quality of life। तो ये स्टेटमेंट हमारा देखो सही है, किसके रिगार्डिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। रीजन क्या है देख लेते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट अलाउ ऑल फ्यूचर जनरेशन टू हैव पोटेंशियल एवरेज क्वालिटी लाइफ that is at least as high as that which is being enjoyed by the current generation। तो देखो ये असर्शन भी सही है हमारा और रीजन भी सही है, तो जो करेक्ट आंसर आएगा क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए। यानी देखो इसमें बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कहा गया है कि जो हमारा एनवायरमेंटल है, सोसाइटियल है, इकोनॉमिक कंसिडरेशन है, उसका एक बैलेंस ग्रोथ आप रखो कि आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके, आसान सी भाषा में ये मतलब है। रीजन क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस तरीके से डेवलपमेंट होता है जो अलाउ करता है फ्यूचर जनरेशन को, फ्यूचर के जो आने वाले जनरेशन है उनको अलाउ करता है कि वो आज का जो जनरेशन जो एंजॉय कर रहा है, रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, वो लोग भी यूज कर पाए उन रिसोर्सेज को। तो देखो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपसे ऑलरेडी मतलब हर मॉडल पेपर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जा रहा है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेसिस के क्वेश्चंस आप पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, अगेन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट इज टू हैव बैलेंस रीजनल ग्रोथ, यानी जो गवर्नमेंट बजट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, एक बैलेंस रीजनल ग्रोथ रहने का। रीजन क्या है, तो गवर्नमेंट थ्रू टैक्स इंसेंटिव इनकरेज द इंडस्ट्रियलिस्ट टू स्टार्ट इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड
एरियाज। देखो ये दोनों जो असर्शन है ना और रीजन है हमारा, ये दोनों ही सही है हमारा, लेकिन जो असर्शन है उसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारा रीजन नहीं है। यानी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव तो होता है भाई, गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव होता है एक बैलेंस रीजनल ग्रोथ का, और लेकिन वो टैक्स इंसेंटिव के थ्रू जरूरी नहीं है कि वो इनकरेज करे बैलेंस रीजनल ग्रोथ ही। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, क्या है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, हमें बताना है एमपीएस कितना होगा। इनकम हमें गिवन है, ऑटोनोमस कंजप्शन गिवन है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमें गिवन है। चलो निकाल लेते हैं। अगर देखें तो कंजप्शन फंक्शन जब हमने देखा था तो हमने पढ़ा है ऑटोनॉमस कंजप्शन इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस बी वाई, जिसमें ये बी क्या होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्यों? क्योंकि ये कंजप्शन फंक्शन है हमारा। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन में हमारा सी गिवन है, सी कितना है 2250। ऑटोनॉमस कंजप्शन हमारा गिवन है, ऑटोनॉमस कंजप्शन अच्छा गिवन है हमारा, ऑटोनॉमस कंजप्शन कितना गिवन है तो 250 ऑटोनॉमस कंजप्शन है, प्लस बी इनकम कितना है 4000 हमारा। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। ये पॉजिटिव है, इस साइड लेके आएंगे, जब इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 2250 माइनस 250 कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4000 बी। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2000 आएगा इज इक्वल टू 4000 बी। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000 अपॉन 4000। ठीक है, यानी 1/2 क्या होगा हमारा 1/2 आ गया हमारा बी, यानी एमपीसी हमारा कितना है 1/2, यानी कितना हमारा 0.5। ठीक है, तो एमपीएस कितना हो जाएगा, एमपीएस कितना हो जाएगा हमारा, एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। तो एमपीसी कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.5, तो एमपीएस भी हमारा कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है, 0.5। अच्छा यहाँ पे देखो अपॉन में आंसर दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना, 5/10 लिख सकते हो 1/2 यानी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें बताना है इसमें से हमारा कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, चलो पहला क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज जनरेटेड सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड द अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इज लो इन द कंट्री। देखो तुरंत तो ऐसा नहीं हुआ था, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी था उसका सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर पाया था। वैसे देखा जाए तो बहुत कंपटीशन बढ़ गया था, जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे, एसएससीज थे, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगे वो भी। उसके बाद रीजंस अलग थे हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट हमारे गलत हो गया। नेक्स्ट अगर देखें तो द रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट हैज लेड टू डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, यानी जो रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर्स यानी फर्टिलाइजर्स के जो सब्सिडी था उसको घटाने के वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया हमारा कम हो गया नहीं। तो जाहिर सी बात है जो सब्सिडी फर्टिलाइजर्स का सब्सिडी सरकार देता था उसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा कम था, लेकिन जब सरकार ने उसको घटा दिया, उसको हटा देगा, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो चीपर इंपोर्ट हैज विटनेस इंक्रीज डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यानी सस्ता इंपोर्ट विटनेस करता है किसमें डिमांड बढ़ाने में, किसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा उतना करेक्ट नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर इंपोर्ट सस्ता हो तो आपका डिमांड बढ़े इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का ही। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो वन ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग राज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो अल्टीमेटली ये बच गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। लेकिन अगर देखें तो इन तीनों स्टेटमेंट के बेसिस में जो सबसे एक्यूरेट स्टेटमेंट था वो क्या था हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट फीचर था वो क्या था हमारा लिबरलाइजेशन लाना, यानी जो लाइसेंस रखा था हमने, जो रिस्ट्रिक्शन हमने लगा के रखा था उसको क्या करना हटाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14
क्या है हमारा, सपोज कंज्यूमर वर टू डिक्रीज देयर स्पेंडिंग ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कंज्यूमर को क्या करना है, अपना जो गुड्स और सर्विसेज है उस पर उसका खर्चा क्या है, कम कर रहा है। परहैप्स एज अ रिजल्ट ऑफ रेसेशन, किसके वजह से, मंदी के वजह से। देन द एग्रीगेट डिमांड कर्व वुड बी, तो क्या होगा एग्रीगेट डिमांड कर्व, तो इस शिफ्ट टू लेफ्ट, जो एग्रीगेट डिमांड कर्व होगा वो हमारा किस तरफ शिफ्ट करेगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा। जाहिर सी बात है, देखो जब कोई भी पॉजिटिव, यानी अगर कंज्यूमर, अगर कोई भी पॉजिटिव चेंज आए, अगर नॉर्मली प्रैक्टिकली आप सोचो कोई भी पॉजिटिव चेंज आएगा तो जो शिफ्ट होता है ना, जो शिफ्ट होता है वो राइटवर्ड होगा। अगर कोई नेगेटिव चेंज आएगा तो शिफ्ट कहाँ पे, लेफ्टवर्ड होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर पहले इतना कहीं कंजप्शन करता होगा तो अब यहाँ कहीं करेगा, अपना कंजप्शन कम कर देगा, तो जो शिफ्ट हो जाएगा वो किधर होगा, लेफ्टवर्ड हो जाएगा। यही अगर अपना कंजप्शन बढ़ाता, यानी अगर अपना स्पेंडिंग बढ़ाता गुड्स और सर्विसेज पे कस्टमर, तो क्या चेंज होता, शिफ्ट टू राइट होता तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 50। असर्शन रीजन क्वेश्चन है हमारा, क्या है असर्शन, तो अनप्लान्ड इन्वेंटरीज accumulate when planned investment is less than the planned सेविंग, यानी जो अनप्लान्ड इन्वेंटरीज होता है हमारा वो अक्यूमुलेट कर सकता है कब, जब हमारा प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कम हो, किससे, प्लान्ड सेविंग से। यानी जो कस्टमर है या जो कंज्यूमर है या जो हाउस होल्ड है वो क्या कर रहा है, सेविंग ज्यादा कर रहा है और इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है, हमारा कम कर रहा है। तो रीजन क्या है, इन्वेस्टमेंट कम है, सेविंग ज्यादा है, मतलब एग्रीगेट डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ज्यादा है हमारा, विच विल लीड टू अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, जो क्या करेगा, लीड करेगा किसको, एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, यानी अगर देखें इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। यानी हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो असर्शन है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारा नहीं है रीजन। क्यों, तो देखो अगर अनप्लान्ड इन्वेंट्रीज अक्यूमुलेट कब होगा, यानी कोई अनप्लान्ड इन्वेंट्रीज है उसको हम एक्यूमुलेट कब करेंगे, चेंज है एक तरीके से समझ लो कब, जब आपका प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, यानी आपने जो प्लान करा है कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा वो कम है और सेविंग ज्यादा है, यानी आपने जो सेविंग प्लान करके रखा है वो ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट आपका कम है। तो इसका रीजन क्या होता है, तो देखो इसका रीजन क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट क्योंकि ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट क्योंकि कम है, लोग सेव ज्यादा करना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको इन्वेंट्रीज में अक्यूमुलेशन लाना पड़ेगा, इन्वेंट्रीज कम रखना पड़ेगा क्योंकि लोग खर्चा कम करना चाहेंगे। इसका एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई पे उतना इफेक्ट, उसका इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका चेंज हमें इन्वेस्टमेंट और सेविंग के रिगार्डिंग मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, तो ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे इंडियन एग्रीकल्चर वाज स्टैग्नेंट, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट था। स्टैग्नेंट मतलब स्थिर, स्थिर यानी नो ग्रोथ, स्थिर यानी नो ग्रोथ या लिटिल ग्रोथ आप बोल सकते हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैक ऑफ रिसोर्सेज, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये तीनों ही रीजंस थे किसका, स्टैग्नेशन का, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन क्या है, तो विमेन constitute approximately half of the Indian total population but they suffer from many disadvantage in the healthcare। यानी जो women है वो देखा जाए तो approximately इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी हाफ है, लेकिन फिर भी बहुत से डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ते हैं विमेन्स को हेल्थ के रिगार्डिंग। रीजन क्या है, तो ट्रेडिशनली क्या है, traditional women health care had been on the back burner in India due to social consideration prevailing in the country। तो ये रीजन भी इसका सही है, क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो वुमेन का हेल्थ है बैक बर्नर इन इंडिया, यानी अगर देखो तो जो सोशल कंसिडरेशन, जो सामाजिक धारणा है लोगों का वो बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है हमारे टाइम में। जो पुराने जो एक ट्रेडिशनल आप सोच समझ सकते हो वो बहुत ज़्यादा है कि भाई विमेन का हेल्थ क्या करेंगी, इतना क्या खराब है, ये वाला सोच, ये ट्रेडिशनल सोच लोगों का है जो सामाजिक धारणा बना है। तो जो असर्शन और रीज़न हमारा क्या है, दोनों ही सही है इसमें। ठीक,
ये तो बेसिक आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, देख लेते हैं। असर्शन क्या है, यूज ऑफ थर्मल पावर इज नॉट अ स्ट्रैटेजी फॉर डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी थर्मल पावर का यूज करना एक स्ट्रैटेजी नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो ये असर्शन हमारा सही है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो थर्मल पावर यानी थर्मल पावर में हम कैसे पावर जनरेट करते हैं, कोल वगैरह के थ्रू, यानी जो हमारा कोल वगैरह है उसको फायर मतलब जला के इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ही हार्मफुल गैसेस जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें आते हैं, उसमें रिलीज किए जाते हैं। तो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अप्रोच नहीं है। रीजन क्या है, तो थर्मल पावर प्लांट एमिट लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ ग्रीन हाउस गैस, यानी अगर देखें तो जो थर्मल पावर है वो लार्ज अमाउंट ऑफ क्या कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। और अगर देखें तो इट ऑल्सो प्रोड्यूस फ्लाई ऐश विच if not used properly can cause pollution of water bodies, land एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। फ्लाई ऐश यानी वो जो राख वगैरह हो गया जो उड़ सकता है, यानी अगर इनका फ्लाई ऐश को भी अगर हम यूज ना करें प्रॉपरली तो जिसके वजह से पानी में जाएगा भाई, पानी खराब हो सकता है, लैंड और दूसरे जो भी एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स है हमारे उसको हार्म होता है। तो दोनों ही हमारे सही है, यानी असर्जन भी हमारा सही है, हमारा रीजन भी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, तो आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच मेजर इकोनॉमिक डिसीजन आर लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस और द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, यानी कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे जो भी इकोनॉमिक डिसीजन है वो छोड़ा जाता है किस पे, मार्केट के फोर्स पे, यानी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। तो उस मार्केट सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। सोशलिस्ट में गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है जो भी इकोनॉमिक डिसीजन है लिया जाता है। मिक्स इकोनॉमी में दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, यानी कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट यानी प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 अगेन हमारा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है देख लेते हैं। तो असर्शन क्या है हमारा, व्हेन एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जीरो होगा, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज ऑल्सो जीरो, यानी जो वैल्यू है मल्टीप्लायर का वो भी क्या होगा हमारा, जीरो होगा। ठीक है, रीजन क्या है हमारा, अगर रीजन देख लेते हैं तो मल्टीप्लायर यानी मल्टीप्लायर इज अ मेजर ऑफ द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन द चेंज इन फाइनल इनकम, यानी मल्टीप्लायर क्या है, मेजर करते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स में चेंज आने से फाइनल इनकम में क्या चेंज आता है। तो देखो असर्शन रीजन दोनों ही हमारे सही हैं, लेकिन जो असर्शन है ना उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारा रीजन। क्यों? क्योंकि अगर देखो तो हम जानते हैं कि K इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 माइनस MPC, यानी अगर देखो तो 1 माइनस 0 कर देंगे तो ये रीजन होता है कि अगर हमारा MPC 0 है तो हमारा K भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन होता है, यानी हमारे असर्शन रीजन सही तो है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे असर्शन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच, यानी हमें बताना है कौन सा पेयर सही है। तो देखते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे स्टेशन, यानी कंस्ट्रक्शन रेलवे स्टेशन का कंस्ट्रक्शन कराना क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये पहला ही हमारा यहाँ पे सही हो गया। क्यों? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे खर्चे होते हैं सरकार के जो या तो सरकार के एसेट्स को बढ़ाए या तो सरकार के लायबिलिटी को घटाए, वैसे खर्चे को क्या कहते हैं हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट देखें, गिविंग लोन टू अदर कंट्रीज, यानी दूसरे देश को क्या देना, लोन देना। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, गिविंग लोन। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। क्यों? क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो आपका एसेट बढ़ रहा है, आप लोन दे रहे हो। ठीक है, रिसीविंग ग्रांट फ्रॉम द यूनिसेफ, यानी यूनिसेफ जो है उससे आपने ग्रांट रिसीव करा, तो आपने रिसीव करा तो पहले ही गलत, ये तो रिसिप्ट होगा भाई। और ग्रांट रिसीव हुआ तो किस तरीके का है, ये रेवेन्यू नेचर का है, ना ही आपके एसेट पे कोई इफेक्ट डाल रहा है ना ही आपके लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट डाल रहा है। प्रोवाइडिंग वैक्सीन टू द पब्लिक को वैक्सीन आप प्रोवाइड कर रहे हो यानी आप खर्चा कर रहे हो, तो ये कैपिटल रिसिप्ट नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, ये सरकार का खर्चा होगा। और किस तरीके के खर्चे हो सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, चलो
नेक्स्ट देखें अगर तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, हार्नेसिंग विंड एनर्जी टू प्रोवाइड पावर फॉर होम्स, ऑफिसेस एंड अदर बिल्डिंग और टू पंप वाटर इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यानी विंड एनर्जी के थ्रू जो हवा है, जो विंड टर्बाइन के थ्रू ना, ये जो होता है ना हमारा, ऐसा देखोगे आप विंड में क्या ही बना रहे हैं, मतलब ऐसा देखोगे, ऐसा पंखे जैसा होता है, पंखे जैसा होता है, बड़ा बड़ा टरबाइन जो लगा रहता है, जो जहाँ पे विंड एरियाज रहते हैं, तो जो विंड आता है तो उससे ये फ्लो तेज से चलता है, घूमता है, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पंप वाटर है और टू अदर बिल्डिंग, यानी जो पंप वाटर के थ्रू हम पानी विंड या जो पावर जनरेट करते हैं, तो ये किस तरीके का ग्रोथ होगा, यानी ये किस तरीके का ग्रोथ कहलाएगा, तो ये क्या होगा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि इस तरीके के टेक्निक से ना ही हमारे इन्वायरमेंट पे कोई हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेगा और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा हमारे इकोनॉमी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या है हमारा, देख लेते हैं। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है हमारा। तो पहला क्या है हमारा स्टेटमेंट, ड्यू टू enhanced production of rice and wheat as a result of green revolution the price of food grain increase in comparison to other item of consumption। ये तो पहले ही गलत हो गया भाई, ग्रीन रिवॉल्यूशन के वजह से प्राइस जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा था, किसका, राइस का और व्हीट का, तो जाहिर सी बात है भाई प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा दूसरे आइटम के कंपैरिजन में। ऑप्शन बी देखे तो द ग्रीन रिवॉल्यूशन इनेबल द गवर्नमेंट टू प्रोक्योर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हेल्प करा था गवर्नमेंट को क्या, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन बिल्ड करने के लिए और एक स्टॉक मेंटेन करने के लिए, विच कैन बी यूज इन टाइम ऑफ फूड शॉर्टेज, जिसको हम यूज कर सकते हैं कहाँ पे, अगर फूड शॉर्टेज का कोई सिचुएशन अराइज हुआ तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, बाकी के दो स्टेटमेंट्स भी आप देख सकते हो, यानी ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, तो ये तो पहले ही गलत, यानी जो भी हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते थे, यानी हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, उससे जो फर्टिलिटी था हमारे सॉइल का वो क्या होने लगा, कम होने लगा धीरे धीरे। ग्रीन रिवॉल्यूशन लेड टू इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम यूरोपियन कंट्री, ग्रीन रिवॉल्यूशन के वजह से भाई हम खुद ही सेल्फ सफिशिएंट बन गए, हमें इंपोर्ट करने की क्या जरूरत, तो यानी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगेन हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का स्टेटमेंट क्या है, पहला, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान हैड स्टार्टेड प्लानिंग देयर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज इन सिमिलर वे, यानी इंडिया, चाइना, पाकिस्तान ने जो भी प्लानिंग करा था वो एक सिमिलर स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग करा था, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है, यानी तीनों ने ही जो आज़ादी, अगर देखो तो आज़ादी भी एक 1947 में इंडियन पाकिस्तान को मिला, 1949 में चाइना को मिल गया, तीनों ने ही ग्रीन रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट करा, तीनों ने ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करा, तो स्ट्रैटेजीज तीनों के सेम थे ऑलमोस्ट। स्टेटमेंट 2 देखे तो ऑल थ्री कंट्रीज स्टार्टेड 5-year प्लान बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल, तो ये भी हमारा सही है, जो तीनों कंट्री है ये तीनों कंट्री ने 5-year प्लान बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल को अडॉप्ट करा था, यानी अगर देखें तो इंडिया ने कब अडॉप्ट करा था, इंडिया ने 1951 में करा था, चाइना ने 1953 में करा था और पाकिस्तान ने 1956 में करा था 5-year प्लान को अडॉप्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर 25 अगेन हमारा अच्छा इसका आंसर मैंने बताना भूल गया, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी हमारे दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट अगर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 25। ठीक है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन क्या है, अ कंट्री इज कॉट इन अ विशियस ट्रैप वंस पॉवर्टी इज इनबिल्ट इन द सिस्टम, यानी अगर एक कंट्री एक विशियस ट्रैप में फंस जाता है पॉवर्टी के, तो वो एक इनबिल्ट हो जाता है, इनबिल्ट सिस्टम हो जाता है उस देश के लिए, तो ये तो सही है हमारा। विशियस सर्कल हमने देखा कि कैसा एक सर्कल होता है, यानी अगर गरीबी है आपके पास तो आप क्या हो, इलिटरेट हो, क्या हो, इलिटरेट हो आप, अगर आप इलिटरेट हो तो आपके पास क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है,
आप क्या है, बेरोजगार हो, और अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आप क्या हो, गरीब हो। तो ये एक विशियस सर्कल होता है पॉवर्टी का, जो चलता रहता है। और अगर कोई भी कंट्री इस ट्रैप में फंस जाए, इस जाल में अगर फंस जाता है, तो वो एक इनबिल्ट सिस्टम हो जाता है उस देश के लिए। रीजन क्या है, तो द गवर्नमेंट हैज फॉलोड 3 डायमेंशनल पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने 3 डायमेंशनल पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम को अडॉप्ट करा। तो देखो, रीजन सही है, असर्शन सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, हमारे असर्शन का। क्या रीजन होता है पॉवर्टी में फंसने का, तो ये अलग रीजन होगा, यानी इनकम कम है, लोगों के पास लिटरेसी नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ब्रेन ड्रेन है, तो बहुत से रीजन है गरीबी के। और अगर ये देखें तो गवर्नमेंट ने 3 डायमेंशनल पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम को अडॉप्ट करा था। एक था ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, और एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना, और एक था पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। ये 3 अप्रोचेस से गवर्नमेंट ने कोशिश करा था पॉवर्टी को एलिवेट करने का अपने इकोनॉमी से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, या कौन सा पैर हमारा इसमें से सही है। तो देखें तो ओनर ऑफ अ सलून, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर इन अ राइस मिल, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड, लोडिंग वर्कर इन होलसेल वेजिटेबल शॉप, सेल्फ एम्प्लॉयड। 4 है हमारा कैशियर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड। तो जो करेक्ट है इस स्टेटमेंट के पैर के बेसिस पे वो क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 4, यानी जो कैशियर है एसबीआई का वो एक रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय है। अगर नहीं तो अगर ये नहीं होता तो हम ओनर ऑफ सलून को भी बोल सकते थे सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी खुद का अगर खुद का सलून है तो सेल्फ एम्प्लॉयड, ये भी थोड़ा एक एक्यूरेट हो सकता था। लेकिन अगर चारों पैर के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग देखें तो जो करेक्ट हमारा पैर है वो क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी जो कैशियर है एसबीआई का, तो वो कैसा एक रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय होगा, जो मतलब मंथली जिसको सैलरी मिलेगा वो एक रेगुलर जॉब होगा उसके पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्या है, मेजर टू रिड्यूस द इन्फ्लेशनरी गैप, यानी इन्फ्लेशनरी गैप को कम करने के लिए क्या करता है गवर्नमेंट, अपना खर्चा बढ़ाता है, टैक्स कम करता है, इंक्रीज इन बैंक रेट। तो गवर्नमेंट क्या करता है, अपने बैंक रेट को बढ़ा देता है। बैंक रेट क्या होता है, वो रेट जिस रेट पे क्या सेंट्रल बैंक किसको लोन देता है, कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, उस रेट को हम क्या कहते हैं, बैंक रेट। तो इन्फ्लेशनरी गैप कब होता है, इन्फ्लेशनरी गैप कब हो, जब डिमांड ज्यादा हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से, एक्चुअल डिमांड। यानी हमने देखा है कि हमारा ये डिमांड कब था, ये हमारा इनकम या सप्लाई, यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा था, लेकिन जो एक्चुअल डिमांड अराइज हुआ मार्केट में वो इतने का हो गया, जिसके वजह से क्या हुआ, एक गैप अराइज हुआ, और ये गैप क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप हो गया। ये क्या होगा, इन्फ्लेशनरी गैप हो गया। तो इस गैप को कम करने के लिए क्या करेगा, अपने बैंक रेट को बढ़ा देगा। बैंक रेट को बढ़ा देगा तो कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, कम क्रेडिट ले पाएंगे, कम उधार ले पाएंगे आरबीआई से, जिसके वजह से वो कम क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे। क्रेडिट कम क्रिएट कर पाएंगे तो लोगों के पास पैसा कम जाएगा, तो वो खर्चा कम कर पाएंगे। ठीक है, ये पूरा एक चैप्टर है, पूरा डिटेल में है। आप पढ़ना चाहो तो आप कॉमर्स नेशन के ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हो, लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हमारा, हिंद मोटर्स अ कार मैन्युफैक्चरर मेक देयर ओन कस्टम कार डिजाइन कार इंजन। सॉरी, एक हिंद मोटर है जो एक कार है, क्या है, कार मैन्युफैक्चरर है जो अपने खुद का कस्टम इंजन बनाता है कार का। फिर क्या करता है, देन यूज द इंजन एज इनपुट इनटू देयर ऑटोमोबाइल्स। उसके बाद क्या करता है, उस इंजन को अपने ऑटोमोबाइल में यूज करता है, अपने कार में यूज करता है। दैट आर सोल्ड वंस कंप्लीटेड टू कंज्यूमर, यानी जब कंप्लीट हो जाता है वो ऑटोमोबाइल तो वो कंज्यूमर को सोल्ड कर देता है। तो वो कार का इंजन क्या था, तो वो हमारा एक इंटरमीडिएट गुड्स था जिसको उसने यूज करा था एक फाइनल गुड्स को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्या है, दो देयर इज नो चेंज इन डिमांड, यानी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है फॉरेन करेंसी के, लेकिन फिर भी सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हो गया, यानी फिर भी सप्लाई क्या हो गया, फॉरेन करेंसी का इंक्रीज हो गया। तो ये क्या होता है, लीडिंग टू फॉल इन एक्सचेंज रेट। ये क्या करता है, फॉल मतलब क्या है, हमारा जो एक्सचेंज रेट है उसमें क्या कमी आने के वजह से सप्लाई हमारा बढ़ गया। तो इट अप्लाइज दैट, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसका जो
करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है हमारा एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी हमारा जो एप्रिसिएशन था डोमेस्टिक करेंसी था, मतलब हमारे जो डोमेस्टिक करेंसी थी उसकी जो वैल्यू थी वो क्या कर गई, एप्रिशिएट कर गई, ठीक है। जिसके वजह से अगर देखें तो उसके डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई है वो क्या हो गया हमारा, बढ़ गया, ठीक है। चलो अगर देखें ना तुम लोग, अगर देखो इसका एक पूरा ग्राफ वगैरह भी होता है, मैं उतना डिटेल में ना जाके कुछ फैक्ट्स बता दे रही हूँ। अगर इंक्रीज इन सप्लाई, अगर हम देखो, अगर नॉर्मल आपने डिमांड और अगर आपने डिमांड और सप्लाई पढ़ा होगा ना नॉर्मल, आपने 11th में पढ़ा होगा, अगर फॉरेन एक्सचेंज छोड़ो या नॉर्मल अगर देखो ना, अगर तो हम जानते हैं कि सप्लाई के साथ कैसा एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, सप्लाई के साथ कैसा होता है एक पॉजिटिव रिलेशन हमें देखने को मिलता है, और डिमांड के साथ कैसा, डिमांड के साथ एक निगेटिव एक इनवर्स रिलेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इंक्रीज इन डिमांड, ये डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। मैं ये लिख दे रही हूँ, आपको बता दे रही हूँ ताकि आप याद कर लो, मेमोराइज कर लो इन सारे चीज़ों को, ठीक है। चलो देख लेते हैं, अगर इंक्रीज इन डिमांड है या सॉरी इंक्रीज इन सप्लाई, यानी सप्लाई में चेंज आ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, तो वो किस वजह से होगा, एप्रिसिएशन, क्या होगा, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, एप्रिसिएशन होगा। डिक्रीज इन सप्लाई होगा तो वो किस लिए होगा, डेप्रिसिएशन, सप्लाई है ये, ठीक है, डेप्रिसिएशन के वजह से, ठीक। देखो डिक्रीज तो डेप्रिसिएशन, इंक्रीज तो एप्रिसिएशन, सप्लाई से डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो यानी इंक्रीज करा सप्लाई तो एप्रिसिएशन की वजह से, डिक्रीज करा तो डेप्रिसिएशन की वजह से। देखें तो डिमांड के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, तो यानी इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड कब बढ़ेगा, जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो, डेप्रिशिएट हो, तब आपकी करेंसी का डिमांड बढ़ेगा। डिक्रीज इन डिमांड कब होगा, जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो, एप्रिशिएट हो, तब डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर सप्लाई देख लो ना भाई, सप्लाई कब करना चाहोगे, अगर आप सप्लायर हो तो आप सप्लाई कब बढ़ाओगे, जब आपकी वैल्यू की, आपके जो डोमेस्टिक करेंसी थी उसकी वैल्यू क्या कर गई, एप्रिशिएट कर गई। डिक्रीज इन सप्लाई, अच्छा एप्रिशिएट और डेप्रिसिएशन में कंफ्यूज मत होना, जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए तो उसको एप्रिसिएशन कहते हैं, घट जाए तो डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, इन द गिवन फिगर व्हाट डज द गैप KT रिप्रेजेंट। अभी हमने इसको बनाया था, शायद मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। तो इस गिवन फिगर में KT क्या रिप्रेजेंट करता है हमें ये बताना है, यानी ये जो KT है, ये चीज है, ये क्या शो करता है हमें ये बताना है, ठीक है। तो डेफिशिएंट सप्लाई, इन्फ्लेशनरी गैप, डेफिशिएंट डिमांड की हमारा एक्सेस डिमांड, यानी क्या शो करता है हमारा इन द गिवन फिगर, KT हमारा क्या शो करता है। तो अगर देखें हम इस फिगर में, तो ये हमारा डिमांड था, ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व था, ये हमारा इनकम कर्व था, ये हमारा क्या था, इनकम कर्व था, ठीक है। अगर देखें तो एक नया AD1 अराइज हुआ, यानी ये एग्रीगेट डिमांड नया अराइज हो गया, ठीक है। एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो हमारा था वो एक्चुअल हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलो तो अब हमें बताना है कि ये जो गैप आया हमारा KT, इस गैप को हम क्या कहते हैं। तो इस गैप को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। अगर देखो इन्फ्लेशनरी गैप, अगर देखो इससे क्लियर नहीं हो रहा कि AD1 कौन सा है, AD2 कौन सा है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। अगर आपको बता दे, यानी अगर देखो ये आपका इनकम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 0 है, ठीक है। अगर आपका ये AD है, ये इनकम है, ठीक, आपने ये अज्यूम करा था कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल आपको मिलेगा, ठीक। लेकिन अगर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, यानी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ये अराइज हो जाए, तो ये जो गैप देगा, ये जो गैप अराइज करेगा, ये क्या होगा हमारा, ये गैप हमारा इन्फ्लेशनरी गैप होगा, ये हमारा क्या होगा, इन्फ्लेशनरी गैप होगा। वहीं अगर नीचे से अराइज हो जाए, यानी एक्चुअल यहाँ पे आ जाए, तो ये जो गैप देगा, ये जो गैप आएगा हमारा, ये क्या होगा हमारा डिफ्लेशनरी गैप, ये क्या होगा हमारा डिफ्लेशनरी गैप। तो अगर देखें तो ये जो ग्राफ है हमारा, ये जो ग्राफ है हमारा ना, ये ग्राफ इस ग्राफ को शो कर रहा है, देखो यहाँ पे, यानी हम देखें तो हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव करा था, ये हमारा AD1 है, लेकिन जो एक्चुअल डिमांड अराइज हुआ मार्केट में वो हमारा कम हो गया, यानी हमारा एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम हो गया, तो ये गैप अराइज हो रहा है,
क्या हो रहा है, ये गैप अराइज हो रहा है, देखो ये गैप अराइज हो रहा है ऐसा, यहाँ पे जाते तो हमें यहाँ कहीं गैप मिलता, ठीक। तो यानी ये कौन सा केस हो गया है हमारा, ये डेफिशिएंट डिमांड हो गया, ये क्या हो गया आपका डेफिशिएंट डिमांड। अगर यहाँ पे गैप लिखा रहता तो ये कौन सा होता है हमारा डिफ्लेशनरी गैप। ये किस गैप को अराइज करता है, डिफ्लेशनरी गैप को, ठीक है। मुझे लगा ये वाला गैप है, चलो इसलिए मैंने इसको बना के एक्सप्लेन कर दिया। यानी ऐसा गैप अगर मिला, ऐसा गैप मिला तो वो क्या होगा हमारा इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड का केस। अगर ऐसा गैप आपको मिला तो वो क्या डिफ्लेशनरी गैप है, डेफिशिएंट डिमांड का केस हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, मिलर्स बाय व्हीट वर्थ 700। एक मिलर है जो व्हीट खरीद रहा है, गेहूं खरीद रहा है 700 का, एंड कन्वर्ट इनटू फ्लोर वर्थ 1000, और उसको आटे में कन्वर्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है 1000 है। हियर द फ्लोर इज डैश गुड्स, वेयर इज व्हीट इज डैश गुड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है हमारा ए है, यानी जो फ्लोर है यानी जो आटा है वो हमारा फाइनल गुड है, और जो गेहूं है वो हमारा कैसा गुड है, इंटरमीडिएट गुड्स है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो इम्पोर्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ, इम्पोर्ट क्या होता है हमारा फ्लो वेरिएबल है, स्टॉक वेरिएबल है, बोथ है, या नाइदर ए और नॉर बी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है हमारा फ्लो वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि इंपोर्ट को हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं, इसलिए जो हमारा इंपोर्ट है वो क्या है हमारा एक फ्लो वेरिएबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का इन सर्टेन सेक्टर्स, कुछ सेक्टर में। तो दिस विल अफेक्ट द मार्केट एक्सचेंज रेट इन द इंटरनेशनल मार्केट। इसके वजह से क्या होगा, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारे मार्केट एक्सचेंज है उस पर क्या रेट है, उस पर क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। क्या एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, एक्सचेंज रेट घटेगा, कि नो चेंज इन एक्सचेंज रेट, कि नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, एक्सचेंज रेट घटेगा, यानी सरकार क्या करेगा अपने एक्सचेंज रेट को घटा देगा, डेप्रिशिएट कर देगा। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद से, यानी जब गवर्नमेंट सरकार खुद से अपने जो भी करेंसी है उसके वैल्यू को कम करे तो उसको हम क्या कहते हैं, डीवैल्यूएशन। यानी क्या कहते हैं हम उसको, डीवैल्यूएशन कहते हैं। जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा, यानी अगर देखो कि पहले अगर डॉलर के एग्जाम्पल से ले तो पहले अगर आपको $1 के बदले 78 रुपए देना पड़ता था, यानी अब पहले $1 के बदले 78 रुपए देना था, तो अब $1 के बदले आपको 80 रुपए देना पड़ेगा। तो इसको क्या कहते हैं, डीवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, मतलब। लेकिन जब गवर्नमेंट वैल्यूज को चेंज करे, जब गवर्नमेंट जो वैल्यू है एक्सचेंज रेट के वैल्यू को चेंज करे तो उसको हम मतलब अगर कम करें तो डीवैल्यूएशन, बढ़ाए तो रीवैल्यूएशन, ठीक है। लेकिन जब मार्केट फोर्स से वैल्यू में चेंज आता है तो उसको हम क्या, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 हमारा, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो रियल जीडीपी रेफर्स टू जीडीपी एस्टिमेटेड एट करंट प्राइस। तो ये स्टेटमेंट तो पहले ही गलत हो गया। क्यों, क्योंकि रियल जीडीपी हम कब एस्टिमेट करते हैं, हम किस बेसिस पे करते हैं, कांस्टेंट प्राइस पे हम एस्टिमेट करते हैं रियल जीडीपी को। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रियल जीडीपी इज बेटर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और जो रियल जीडीपी हो है वो एक बेटर इंडेक्स होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो स्टेटमेंट 2 हमारा सही है, स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। क्या है स्टेटमेंट 1, चाइना इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर द प्रेशर ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF। तो ये स्टेटमेंट तो पहले ही गलत हो गया। क्यों, क्योंकि चाइना ने किसी के भी प्रेशर में ना आके न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को अडॉप्ट नहीं करा था। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया के, तो पाकिस्तान और इंडिया को प्रेशर था किसका, वर्ल्ड बैंक और IMF का, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को अडॉप्ट करने के लिए। स्टेटमेंट 2 क्या है, पाकिस्तान इंट्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने बहुत से वेराइटीज ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंट करे थे, किस लिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो स्टेटमेंट 2 हमारा सही है, स्टेटमेंट 1 हमारा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, डैश एंड डैश आर द मेन अकोमोडेटिंग आइटम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी कौन सा मेन अकोमोडेटिंग आइटम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का।
फिर से हम बता दे रहे हैं, अकोमोडेटिंग आइटम वैसे आइटम्स होते हैं जो किस लिए, हम जो डेफिसिट आया है हमारे बीओपी में उसको बैलेंस करने के लिए जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं उसको हम कहते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स। ऑटोनॉमस वैसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो प्रॉफिट मोटिव से किए जाए। तो अगर देखें तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन, ये दोनों तो हमारे ऑटोनॉमस आइटम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें तो बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी बोरो करा तो ये आपका कैपिटल अकाउंट वाला ट्रांजैक्शन है, यानी ये अकोमोडेटिंग हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है आपका 3 और 4, ये दो मेन आपके अकोमोडेटिंग आइटम्स है जो हम यूज करते हैं हमारा जो डेफिसिट आता है हमारे बीओपी में उसको मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, जीडीपी प्रोवाइड्स एन इकोनॉमिक स्नैपशॉट ऑफ द कंट्री। जीडीपी क्या प्रोवाइड करता है, एक इकोनॉमिक का स्नैपशॉट। स्नैपशॉट बहुत स्नैप लेते हैं ना हम लोग भाई, हर चीज का स्नैप खींचते हैं, तो सिंपली वही वाला स्नैपशॉट यहाँ पे भी है, यानी एक तरीके से स्क्रीनशॉट, यानी एक पूरा कंडीशन क्या है, एक इकोनॉमी के क्या सिचुएशन है, क्या चीज सब प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, कौन, जीडीपी प्रोवाइड करता है हमें। नेक्स्ट क्या है, जीडीपी इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीडीपी में हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड होता है, तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है हमारा। क्यों, जीडीपी में नेट फैक्टर एनएफआईए इंक्लूड नहीं होता, वो जीएनपी में हमारा इंक्लूड होता है। जीडीपी क्या है हमारा, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। डोमेस्टिक आ गया तो भाई यहाँ नेशनल का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, तो ये स्टेटमेंट 2 हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो जीडीपी एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन, तो ये भी हमारा गलत है। जीडीपी में हमारा डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, ये ग्रॉस है भाई, ग्रॉस वैल्यू है, तो ग्रॉस में मतलब क्या, नेट प्लस डेप्रिसिएशन दोनों रहता है ग्रॉस वैल्यू में, तो यानी जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओनली 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, यानी एग्रीगेट डिमांड क्या है, डिमांड किसका, सारे गुड्स और सर्विसेज का जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ है, कहाँ पे, एक साल में। नेक्स्ट देखें तो इन एन ओपन इकोनॉमी, एक ओपन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इज एस्टिमेट, कैसे एस्टिमेट किया जाता है, तो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सॉरी यहाँ पे प्राइवेट नहीं होगा, यहाँ पे हाउस होल्ड होगा, आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया, प्राइवेट 2 बार हो गया। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट हाउस होल्ड गवर्नमेंट का, और नेट एक्सपोर्ट, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं। ये यहाँ मतलब क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 39, तो अंडर द कॉलोनियल रूल इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ डैश प्रोडक्ट, तो क्या है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स यानी जो रॉ मटेरियल्स थे उसका इंडिया क्या बन गया था, एक्सपोर्टर बन गया था, और जो ब्रिटिशर्स के फिनिश गुड्स थे, यानी जो ब्रिटिशर्स के फिनिश गुड्स थे उसके हम क्या बन गए थे, इम्पोर्टर बन गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन हमारा 40 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन इनिशिएटेड इन 1958। ग्रेट लीप फॉरवर्ड हमारा 1958 में लाया गया था, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। रीजन क्या, अंडर कम्यून सिस्टम पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड, तो कम्यून सिस्टम में भी हमारा सही है कि पीपल कलेक्टिवली लैंड को कल्टिवेट करते हैं, लेकिन इस असर्शन का करेक्ट रीजन नहीं है, यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये रीजन। ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 पे तो हम लाए थे, लेकिन किस लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, बैकवर्ड मतलब लोगों को हमने बोला कि ज़्यादा से अपने बैकयार्ड में ही आप इंडस्ट्रीज़ को मतलब इंडस्ट्रीज़ खोलो, सेटअप करो, इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा हमने प्रमोट करा था इंडस्ट्रियलाइजेशन को, ठीक है। कम्यून सिस्टम भी इसी का पार्ट था, लेकिन यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं करा गया है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे असर्शन का, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपका होमवर्क आप स्क्रीनशॉट ले लो, इन बाकी ये पैसेज है आपका 41 के लिए, ये पैसेज है, ठीक है। मैं यहाँ पे इरेज कर दे रही हूँ 42, 41, 42, ठीक है, 43, 44, 45, 46,
46, 47, 48, 49 और 50। ये 50 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को और लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।